नमस्कार, वेलकम टू डेस्टिनीजीत और मैं हूं आपका गाइड रत्नेश सर। आज हम लोग फिज़िक्स का एक टॉपिक जिसको टॉपलिंग कहते हैं हम पढ़ने वाले हैं। ये रिजिड बॉडीज़ एंड रोटेशनल मोशन के चैप्टर से आता है फिज़िक्स में, और ये क्लास 11 का चैप्टर है। ये दोनों जेई और नीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स में करेंगे। अभी हम फर्स्ट पार्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट करेंगे। ओके, चलते हैं। देखिए क्या कॉन्सेप्ट है इसका। तो पहले हम देखते हैं कि लॉज ऑफ मोशन जब हम पढ़ रहे थे तो एक अगर सरफेस हमने लिया तो एक कोई भी बॉडी हमने लिया तो उस पर एक फोर्स अप्लाई किया, और यह सरफेस अगर रफ सरफेस है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लगेगा जो ऑपोजिट होगा, और एक mg लगेगा जो वेट ऑफ द बॉडी होगा, और उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तैयार होगा जो उसको बैलेंस करेगा। तो इन दिस कंडीशन हम लोग क्या देखते हैं कि ट्रांसलेशनल अगर मोशन देखा जाए तो उसमें देखा जाता है कि F जो है इज इक्वल टू F एंड ऑपोजिट टू F, और N जो है इज इक्वल टू mg एंड ऑपोजिट टू mg, और इस तरह से ये जो है बैलेंस फोर्सेस हो गए। ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है। यहाँ पे याद रखिए मैंने जो बॉडी बनाया है ये एक्चुअली पॉइंट मास बॉडी है। तो पॉइंट मास बॉडी के लिए तो ये सही है, लेकिन एक्सटेंडेड मास हो यानी कि बॉडी बड़ा हो तो क्या सेम कंडीशन अप्लाई होता है? नहीं, तब सेम कंडीशन अप्लाई नहीं होता है। अब हम देखते हैं क्या उसमें डिफरेंसेस आते हैं, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, एक्सटेंडेड बॉडी बनाते हैं। तो इसको बड़ा सा मैं बनाता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ बता दूँ, ये स्क्वायर नहीं है। इसको 2D में बना रहा है इसलिए स्क्वायर दिख रहा है, या आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, लेकिन मैंने स्क्वायर बनाने की कोशिश की है। अब ये स्क्वायर बॉडी नहीं है। ये देखिए वहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र, ये है एक क्यूब। मैंने एक क्यूब बनाया है, और आप ये भी देख रहे हैं कि उसका जो ब्लू सरफेस है और वाइट सरफेस है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस पिक्चर में। हम केवल यहाँ पर रेड सरफेस देख पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गई? ओके, तो फिगर को उस तरह से इमेजिन कीजिए, इस तरह से नहीं। हाँ, कैलकुलेशंस के लिए इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको भी हम एक रफ सरफेस पर रखते हैं जिसका पकड़ लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है म्यू, और ये कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटेड फ्रिक्शन का अंतर तो आप जानते होंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन, वो एक लिमिट तक एडजस्ट करता रहता है, एंड इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग टू बैलेंस द ऑपोजिट फोर्स अप्लाइड। कब तक करता है? जब तक वो लिमिट नहीं आता, मैंने लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह पे नहीं आ जाता है तब तक ये करता है। उससे ज़्यादा फोर्स होगा तब वो बैलेंस नहीं करता है, फोर्स बिकम्स मोर देन द फ्रिक्शन एंड देन द बॉडी स्लाइड्स फॉरवर्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे चूँकि ये एक एक्सटेंडेड बॉडी है तो यहाँ पे आपका एक सेंटर ऑफ मास मिलेगा इसका, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये जो C है यहाँ से तो जो जैसे आपका पहले भी वेट नीचे जा रहा था और उसका रिएक्शन फोर्स बढ़ रहा था आपका ऊपर की तरफ N। हाइपोथेटिकली पकड़ लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये अभी भी वैसा ही करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका N है, हाइपोथेटिकल है ये, इमेजिन इट, बट इट इज़ नॉट ट्रू। देखेंगे अभी थोड़ी देर में हम उसको गलत कर देंगे। अब देखिए ये चूँकि सेंटर है तो इसका एक डिस्टेंस बता देता हूँ। तो अगर इसको मैं एक एज का साइज़ देता हूँ और समझ लीजिए कि इसको टोटल को मैं A लिखता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? A/2। और सेंटर से पकड़ लेता हूँ कि ये जो हाइट है फोर्स जहाँ अप्लाई हो रहा है वो B है। अब इसके चलते क्या होता है देखिए, फ्रिक्शनल फोर्स इधर है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है,
तो यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ पे, तो F इंटू A/2 एक साइक्लिक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। अगर वहाँ से देखें तो क्या देखते हैं, तो वहाँ से देखते हैं कि F है और सेंटर ऑफ मास से B डिस्टेंस पे एक टॉर्क तैयार हो रहा है। दोनों देखिए आप क्लॉकवाइज है, तो ये दोनों क्या कोशिश करेंगे, बॉडी को टॉपल करना कोशिश करेंगे। टॉपल करना समझते हैं, उलट देना, ट्रिप कहते हैं या टिपिंग कहते हैं। टिपिंग या टॉपलिंग एक ही चीज़ है, ओके। तो टॉपल करने की कोशिश करेंगे। अब बॉडी तो रेजिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा। अब यहाँ पे आता है ये मेन जो डिस्कशन है हम लोगों का। अब क्या होता है कि हम लोग इतना दिन जानते थे कि जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट टू द mg होता है। इट इज़ राइट, अभी भी इट इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, ये भी राइट है, बट it always goes through the center of mass. It is not right. It is opposite to the weight of mg translationally, but its position may not be same in same line to the mg. Now this n or reaction force or the reaction, normal reaction, it tries to shift this side. Why? If it shifts like this, then what will happen? It will move away from the center of mass and create a what? It will create an anti-clockwise motion or rotation, which will be balanced with these two. Means if this value which we get from n into the distance between this, okay, if this balance this cyclic rotation, then the body will come into equilibrium rotationally. Otherwise the body will topple. कॉन्वीनियंस के लिए हम इस फिगर को और थोड़ा बड़ा बनाते हैं, स्टेप वाइज बड़ा होते ही जा रहा है, आप ख्याल कर रहे होंगे, ठीक है ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए ये जो ब्लॉक है वही ब्लॉक है जो कि हमने कुछ देर पहले बनाया था। इसको हमने फिर से आपका रफ सरफेस पर रखा, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है और इधर लग रहा है स्मॉल f, यहाँ पे लग रहा है कैपिटल F। आपका यहाँ से डिस्टेंस पकड़ लीजिए, इसका है a। और अब हम क्या करते हैं, इसको ऐसे नहीं पकड़ के हम सीधा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बताते हैं, इसका h, ओके, समझ में आ गई। अब देखिए सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे है, यहाँ से ये तो जाएगा नीचे की तरफ में mg। n का क्या होगा, अब देखना रिएक्शन फोर्स क्या काम करता है, कैसे बैलेंस करता है। अब n जो है धीरे 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 यहाँ जाने लगेगा, ठीक है। जाते जाते वो कोशिश करेगा कि यहाँ पे जाके वो एक्ट करे, ठीक है, शिफ्ट करेगा ये यहाँ से यहाँ तक। आगे समझ में। अब टॉपलिंग यहाँ पे होने वाला है ना, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपका डिस्टेंस ये d पकड़ लीजिए, n का हुआ उस तरह समझेंगे। वैसे सच्चाई ये नहीं है, यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। और ये n बैलेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये साइक्लिक दो रोटेशनल मोशन ला रहे थे और ये एंटी साइक्लिक लाने की कोशिश करेगा। सच्चाई ऐसे नहीं होता है, होता क्या है अब देखें, बताएं। अब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जब लगता है, अब डिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर करते हैं देखें, तो यहाँ से इसका जो F जो है, F आपका देखिए इस लाइन से पैरेलल जा रहा है, माने स्ट्रेट क्रॉस कर रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगर इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन पकड़ते हैं तो यहाँ पे इसका काम ख़त्म, नो वर्क। अब देखते हैं बचा क्या मेरे पास में, तो ये हो गया है बैलेंस करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ से देखेंगे कि F जो है इंटू H होगा टॉर्क, और यहाँ से mg जो है ये डिस्टेंस जिसको हम x पकड़ सकते हैं, ये काम करेगा इस तरफ, और ये दोनों जब तक इक्वल होंगे तब तक आपका टॉपलिंग नहीं होगा।
समझ में आ रही है? F इंटू एच को जब तक mg इंटू एक्स बैलेंस करेगा तब तक टॉपलिंग नहीं होगी। अब समझिए कि हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? ये शिफ्ट करना शुरू करेगा, ये शिफ्ट करना शुरू करेगा और शिफ्ट करेगा। जितना आप फोर्स बढ़ाओगे उतना ये शिफ्ट करता जाएगा। अल्टीमेटली शिफ्ट कर कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक n आ सकता है। इसके बाद ख़त्म। n के पास दम नहीं है शिफ्ट करने का, क्योंकि देखिए n और स्मॉल f माने फ्रिक्शन में क्या अंतर है? फ्रिक्शन में एक सुविधा थी, जैसे जैसे फोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ रहा है और बैलेंस करते जा रहा है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। एक लिमिट तक वो जाता है, जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तक पहुंचता है और F उससे आगे बढ़ता है तो अब वो बैलेंस नहीं कर पाता, लेकिन एक पॉइंट तक वो कोशिश करता है, बढ़ते जाता है। n के पास में वो सुविधा नहीं थी। n तो आपका ऑपोजिट ऑफ mg है और इक्वल टू mg है। यहाँ पे वो अपने ट्रांसलेशनल पावर को नहीं बढ़ा सकता, यानी कि फोर्स को नहीं बढ़ा सकता था, वो रोटेशनल टॉर्क को बढ़ा सकता था। कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम द cm से जाकर। और वो कितना जा सकता है? मैक्सिमम एज तक जा सकता है। अब एज तक तो चला गया, मान लीजिए एज आ गया। अब देखिए यहाँ पे एज आ गया आपका और आपका n यहाँ पे है। अब ठीक है, ठीक से लिखते हैं, समझ में आ गया? अब n यहाँ पे है और mg यहाँ पे एक्ट कर रहा है। f स्मॉल f का कोई काम नहीं रह गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम अगर देखते हैं तो इसमें f स्मॉल f का कोई काम नहीं है। अब केवल इस f का और mg का देखेंगे और इस पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे ये टॉपल होगा। टॉपल कहाँ होगा वो देखिए, फिर आपको ब्लॉक दिखा रहा हूँ मैं। देखिए वो अब एज देख रहे हैं, नीचे ब्लू कलर वाले जो सरफेस का एज देख रहे हैं, वहाँ से टॉपलिंग होगा। लेकिन हम लोग फिगर जो बना रहे हैं हमेशा स्क्वायर बना रहे हैं, तो डिफरेंस नहीं होना चाहिए कुछ नहीं, इसको ध्यान रखिएगा। क्यूब का जो एक्सप्लेनेशन है एकदम हूबहू आपका स्क्वायर के एक्सप्लेनेशन से मिल जाता है, इसलिए हम लोग इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं, इसी से काम चला लेते हैं और इसी को सीख जाएंगे तो हम क्यूब का भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्क्वायर को ही सोचें तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ माने एक तरह से रोटेशन आ गया, माने एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कितना है, मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये a/2 हो सकता है, क्योंकि हमने शुरू में लिया था इस एज का लेंथ a। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो सकता है? वो कुछ भी हो सकता है। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? वो a तक ही जा सकता है वहाँ पर भी, लेकिन मुझसे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है f से। f तो बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे n नहीं बढ़ा सकते हम, mg नहीं बढ़ा सकते हम, एक पर्टिकुलर बॉडी लिया है हमने। तो एक लिमिट तक ये जो है f है इंटू h विल बी इक्वल टू योर mg इंटू a/2, और यही लिमिट हमेशा हम देखेंगे। तो याद रखिएगा, मिनिमम फोर्स जो होगा अप्लाइड वो होगा इतना, तब तक ये बैलेंस होगा। इससे थोड़ा सा भी ज़्यादा, माने ये मिनिमम ज़्यादा थोड़ा सा भी होगा तो बॉडी टॉपल करने लगेगा। या ऑपोजिट वे से देखें, थोड़ा दूसरे ढंग से, एच को हमने इधर रखा तो मिनिमम हाइट कितना लगेगा, तो उसको कैसे हम देख सकते हैं? तो mg a अपॉन क्या कर सकते हैं यहाँ पे 2f इस बार लिखेंगे। तो ये हाइट, अगर फोर्स नहीं बढ़ा रहे हैं, हाइट बढ़ा रहे हैं, तो एक मिनिमम हाइट के बाद में टॉपलिंग होने की गुंजाइश बढ़ जाएगी और उसके ऊपर जो भी वैल्यू h का आएगा उसमें टॉपलिंग होगा। तो ये शिफ्ट कैसे देखते हैं कि हम लोग कितना शिफ्ट होना चाहिए तब बैलेंस रहेगा। तो इसके लिए हम सोच लेते हैं कि अभी ये पूरा एज तक नहीं गया है आपका, एज तक नहीं गया है, अभी तक यहाँ तक आया है आपका नॉर्मल। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो इसको लिखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जानना पड़ेगा। तो ये होगा mg, सॉरी इसको x पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे होगा mg
x इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है, इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक h। तो ये बैलेंस करने की जो शिफ्ट होगा वो होगा ये x। तो मैक्सिमम शिफ्ट और मिनिमम शिफ्ट जो भी कहिए फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स विल बी दिस, और लिमिट क्या है उसका, टिल द एज। तो 3 कंडीशन होते हैं, देखें क्या 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि आप पॉइंट मास लिए हो, पॉइंट मास लेते हो तो ये टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा कंडीशन है कि आपका अगर एक्सटेंडेड बॉडी है और ये आपका फ्रिक्शन और इसका क्या कहते हैं फोर्स का एक डिसबैलेंस टॉर्क तैयार करता है, तो उसके चलते आपका शिफ्ट करता है n टुवर्ड्स द अप्लाइड फोर्स, and its torque will be in just opposite direction to the torque created by F and small f। समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, देखें कब तक ये लिमिट जा सकता है। तो हमने कहा कि ये बॉडी लिया हमने, फिर से शॉर्ट में दिखा देता हूँ, अब फिर से ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ तक जा सकता था n, यहाँ तक जा सकता था n। उससे ज़्यादा अगर f है तो अब टॉपल होगा ही। अब इससे ज़्यादा अगर हो जाए mg, a/2 से ज़्यादा हो जाएगा तो टॉपलिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड, कैनॉट बी अवॉइडेड। इसी से देखते हैं हम लोग कि ज़्यादातर देखिएगा फर्नीचर हुए या कोई सामान हुआ, हम लोग बेस चौड़ा करते हैं, क्योंकि चौड़ा बेस होगा तो शिफ्ट करने के लिए n को ज़्यादा डिस्टेंस मिलता है और वो बैलेंस कर सकता है उस टॉर्क को, जो कि एक नैरो अगर बॉडी है, ऐसे एक बॉडी है तो नहीं हो सकता। इसी से नैरो बॉडी जो है टॉपल करता है जल्दी, टेंडेंसी ऑफ टॉपलिंग उसमें ज़्यादा होती है और इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। बात क्लियर हो गई। हम लोग अब कुछ न्यूमेरिकल्स इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू अगेन।